नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित आनंद, सेक्रेटरी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। उम्मीद करता हूं कि 1516 24 घंटे चलने वाले टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर और दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली मुफ्त कानूनी सेवाओं से आप पूरी तरीके से अवगत हो चुके होंगे। आज मैं आपको पूरे राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर से बधाई देना चाहता हूं विधिक सेवाएं सप्ताह की। यह सप्ताह 8 नवंबर से 14 नवंबर तक मनाया जा रहा है और इस दौरान पूरा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण नए नए तरीकों से लोगों तक पहुंच रहा है। एक पेंटिंग एग्जीबिशन और फोटो एग्जीबिशन का उद्घाटन किया पटियाला हाउस कोर्ट में और अब 13 नवंबर को हम करने जा रहे हैं मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के माध्यम से हम नई दिल्ली जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण दूर दराज तक एक एक आदमी तक पहुंच पाएंगे। जय हिंद। नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज आज रात 9 बजे की इस चर्चा के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आपको सूचित कर दूं कि जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी कोविड के दौरान में, अब उनका स्पेशल ट्रेन का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। अगले कुछ दिनों में इसकी सूचना भी जारी कर दी जाएगी और अब ये ट्रेनें रेगुलर ट्रेन की तरह ही चलेगी, अर्थात जो किराया है वो भी जो स्पेशल वाके जो चार्जेस थे, कोविड वाले जो चार्जेस थे वो अब हटा लिए जाएंगे। लेकिन गौर कीजिएगा, बुकिंग कराकर ही जाना होगा। कोविड के सारे नियम फॉलो आप लोगों को करने होंगे। जनरल का टिकट भी, जनरल डिब्बे के अंदर भी टिकट बुक कराकर ही आप जाएंगे। इसमें भी खान पान चालू नहीं किया जाएगा, बेड शीट आदि आदि भी आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा अभी से। और हाँ, जिन लोगों ने जो टिकट बुक करा चुके हैं, आप सोचें कि आपका पैसा लौटा दिया जाएगा, वो भी अभी तो कम से कम संभावना नहीं, इसलिए सीधी सी बात ये। चलिए बाकी जाएं, मैं फिर कहूंगा कि मास्क के बिना बिल्कुल भी ना जाएं। अब आगे की आपको जानकारी मैं देता चलूं कि गायत्री प्रजापति का आपको नाम याद रहा होगा। समाजवादी पार्टी अखिलेश सरकार के अंदर मंत्री रहे थे और उनके ऊपर एक सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था गायत्री प्रजापति के ऊपर, और ये मामला दर्ज किया गया था 18 फरवरी 2017 को, और वो भी विशेष याचिका, विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करने के पश्चात। और अब जो एमपी एमएलए कोर्ट जो है उन्होंने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और खाली उनको ही नहीं, उनके जो साथी रहे आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी, उनको भी, अर्थात कुल 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लेकिन अब कुछ लोगों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया, जिसके अंदर चंद्रपाल है, रूपेश्वर है, पिंटू सिंह है, और ये लोगों के कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। आपको याद होगा चित्रकूट की महिला, उसके साथ नौकरी का झांसा देकर उसके साथ तो सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। वो काफी अरसे तक वो महिला इस चीज को झेलती भी रही, लेकिन आखिर में जब वो लोग उसकी नाबालिग बेटी को तंग करने लगे, उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगे, तो उस महिला के सब्र का बांध टूट गया और उसने इन सब के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा दी। चलिए अब उससे आगे आपको ध्यान होगा गोरखपुर का मनीष गुप्ता केस। मनीष गुप्ता कांड के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच जो है वो सीबीआई को सौंप दिया और केस को दिल्ली की एक अदालत के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर जांच प्रभावित होने का डर था कि भाई किसी भी प्रकार जांच प्रभावित कर सकते हैं वहां के पुलिस वाले। अब इससे और आगे बढ़ो, आपको मालूम है इस समय कि जो हाहाकार मचा हुआ है वो कहीं ना कहीं सलमान खुर्शीद, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी पुस्तक को लेकर हाहाकार मचा हुआ है इस समय। और हालांकि सलमान खुर्शीद ने ये जरूर कहा, जो खबर आ रही है, सलमान खुर्शीद ने भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी किताब जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मजहब के दुरुपयोग को उन्होंने पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। वो कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए उनकी किताब थी। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोगों को समझाना है कि ये अच्छा फैसला है, आइए हम एक साथ मिलें, जुड़ें। और उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति करना है उसे करने दीजिए, जिसे भी राजनीति करनी है, लेकिन जिसे किताब लिखना है
वो किताब लिखेगा। जो राजनीति करते हैं उन्हें करने दीजिए, जो लोग भी धर्म का मजहब का दुरुपयोग करते हैं उन्हें रिजेक्ट करें। इस प्रकार की बात अभी सलमान खुर्शीद ने अपना पक्ष रखते हुए कही है। अब आपको ये सारा का सारा मामला मालूम है, हालांकि इस समय पता है आपको कि कांग्रेस जो कहीं ना कहीं नरम हिंदुत्व को अपनाने का प्रयास कर रही है, एक संदेश दे रही है, हिंदुत्व के प्रति थोड़ा सा झुकाव भी दर्शा रही है। लेकिन ऐसे में कुछ नेताओं के कारण बवाल भी मच रहा, और मैं कहूँ कि विपक्ष को कुछ ना कुछ कटाक्ष करने का, धरना प्रदर्शन आदि बातें करने का या आक्रामक होने का मौका दे दिया गया। और यही जो किताब थी सलमान खुर्शीद की, सनराइज ओवर अयोध्या, इसमें हिंदुत्व की तुलना उन्होंने IS और बोको हराम से की है। इस किताब को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है, और मध्य प्रदेश में तो उनकी किताब के ऊपर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। और साथ साथ मैं आपको बता दूं एक और, इससे पहले कि मैं आगे की चर्चा शुरू करूं, एक और जो राशिद अलवी है, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेताओं के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भी यूपी के संभल के एक कार्यक्रम में, अब मैं तो इसको कहूंगा कि कथित तौर पर, क्योंकि जो खबर आ रही है उसके अंदर भी उन्होंने जय श्री राम कहने वालों की तुलना राक्षसों से कर दी है। उन्होंने ये कहा कि भाई जय श्री राम बोलने वाले कुछ लोग संत नहीं होते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कुछ लोग शब्द का प्रयोग किया है, सबके लिए नहीं कहा है। और उन्होंने हनुमान जी का वो प्रसंग भी इसके अंदर उन्होंने बताया कि जिस प्रकार हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने हिमालय जा रहे थे, तो संत के वेश में एक राक्षस ने उन्हें रोकने का माया जाल रचा था। बाकी अब भारतीय जनता पार्टी को हमलावर होने का मौका मिल गया, और केवल भारतीय जनता पार्टी को हमलावर होने का मौका नहीं मिला, शिवसेना ने भी इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दर्शाई। दिल्ली प्रदेश शिवसेना के अध्यक्ष संजय चौधरी, उन्होंने आज जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन किया। हालांकि लोग मुट्ठी भर लोग थे मैं कहूँ, और साथ साथ वहां पर सलमान खुर्शीद का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसको वहां पर उपस्थित सुरक्षा कर्मियों ने विफल कर दिया। उन्होंने वो पुतला छीन लिया। हालांकि उन्होंने जिस प्रकार वो बनाकर लाते हैं पुतले का रूप, उस पर जूते चप्पल आदि मारने का भी प्रयास किया। फिर वो लोग आगे बढ़े और वहां पर जाकर उन्होंने जो भी विचार दिए, मीडिया के सामने अपने विचार भी प्रकट किए। पहले आप उनके विचार सुन लो तो ज्यादा बेहतर। सलमान खुर्शीद ने जबकि किताब में ISIS और क्या नाम उसका, बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों के साथ हिंदुत्व की तुलना की है, उसका विरोध करने शिवसेना दिल्ली की टीम आज जंतर मंतर पर पहुंची है और घोर विरोध करते हैं। और इस किताब पर बैन लगना चाहिए, ऐसी मांग है हमारी, और FIR दर्ज होनी चाहिए तुरंत। इस तरह के लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं धर्म के नाम पर। गठबंधन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र में चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिंदुत्व की विचारधारा के पक्षधर नहीं हैं। हिंदुत्व हमारा प्राण है और शिवसेना हमेशा हिंदुत्व के विषय पर कार्य करती रही है, और शिवसेना ने विरोध किया है, महाराष्ट्र में भी विरोध किया है इस बयान का। और मैं समझता हूँ कांग्रेस के भी कुछ जिम्मेदार नेताओं को इस किताब में जो इन्होंने लिखा है 113 नंबर पेज पर विवादित, इसका विरोध कांग्रेस के नेताओं को भी करना चाहिए। सर, मैं नमस्कार इंडिया से। अभी तक आपके पूर्व साथी और सत्ता पक्ष पर बैठी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी प्रकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, कोई आपकी प्रतिक्रिया उसके ऊपर? ये उनका विषय है, प्रतिक्रिया वो किस रूप में देंगे या नहीं, अभी तक नहीं आई। आप लोगों की तरफ से आ गई, आपके पूर्व साथी रहे, आपके पूर्व सहयोगी रहे। उनका अपना विषय है जी। हम शिवसेना से हैं, हम अपनी विचारधारा को, हम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं। तो अभी सलमान खुर्शीद के पुतले को हमने जलाना चाहे, यहाँ पर फूकना चाहे, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि अपने ही प्रशासन के लोगों ने रोक लिया। तो मैं ये समझता हूँ हिंदुत्व के विषय पर कोई BJP हो या कोई भी संगठन हो, हर संगठन को मिलकर फ्रंट पर आना चाहिए। सर, इस तरह की बात सलमान खुर्शीद को नहीं करनी चाहिए। काफ़ी पुराने और बड़े नेता हैं कांग्रेस के। नहीं, लेकिन कहा गया है कि मूक रहना भी समर्थन देना है।
अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो आप उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया देने में क्यों झिझक रहे हैं? बिल्कुल, उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया देने में हमें कोई झिझक नहीं है। हो सकता है एक आध दिन में उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है, अब कई लोग तो इसको सेटिंग का विषय कह रहे हैं। जैसे कि ओवैसी को खुला छोड़ रखा है, ओवैसी ने भी कई तरह की विवादित बयान दिए, लेकिन केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के होते हुए भी उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि माता सीता के चरित्र के बारे में भी ओवैसी ने बोला है। तो बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि मैं एक चीज़ कहूँगा कि खाली माता सीता के बारे में ओवैसी का नहीं है, कल शाम को यहाँ पर भी अनेकों लोग आपकी सनातन परंपरा के विरुद्ध, दुर्गा के 32-64 हाथों को लेकर, जनेऊ को लेकर अनेकों प्रकार की मतलब गंदी प्रतिक्रिया दे रहे थे, लेकिन उसके विरुद्ध तो शिवसेना की कभी कोई प्रतिक्रिया आती नहीं, ताकि हिंदू वोट ना बढ़ जाए। खाली हिंदू वोट ना बढ़ जाए, इसके आधार पर सनातन का अपमान कब तक सहन करेगी शिवसेना? शिवसेना ने कभी वोटों की राजनीति नहीं की। श्रद्धेय बाला साहब ने हमें ये सिखाया है कि आप पहले समाज सेवा करें, राजनीति बाद में। 80% समाज सेवा और 20% राजनीति के सिद्धांत पर हम काम करते हैं। हमने वोटों की चिंता कभी नहीं की। अगर वोटों की बात करते तो हम दिल्ली में अब तक तो कुछ सीटें हमारी होती। हमने हमेशा हिंदुत्व के पक्ष की बात की और बहुत ही स्पष्ट विचारधारा के साथ हम चलते हैं। कोई किंतु परंतु हम लोग नहीं करते। अब इसके अंदर जब नमस्कार इंडिया उन्होंने प्रश्न किया तो उन प्रश्नों का उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि मैं कहूँ जवाब देने से बचते नजर आए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रश्न सीधा सही है कि इस बात को लेकर आधिकारिक रूप से अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा आंदोलन या कोई बड़ी प्रतिक्रिया कम से कम नहीं दी है। तो उसके ऊपर ये दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं शिवसेना के, इनसे जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। जवाब देने से, शायद सख्त प्रतिक्रिया से ये बचते नजर आए। चलिए कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना कि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, तो थोड़ी बहुत तो महक पुरानी रहती ही संबंध। और हालांकि देखिए इसमें एक चीज और है कि हमने भी कई बार देखा, अनेक लोग, हम लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जैसी चीजें तो करते थे। हालांकि उन्होंने जिस संदर्भ में सलमान खुर्शीद ने कहा है उस संदर्भ का भी गौर किया जाना चाहिए। अब अगर इन चीजों को देखो तो आज के समय में हिंदुत्व, क्योंकि वो एक मुस्लिम व्यक्ति है, उन्होंने जो कुछ कहा तो उसकी तो प्रतिक्रिया हो रही है, लेकिन अनेकों जिनको अब मैं कहूँ तथाकथित हिंदू समाज से संबंधित लोग, अब वो स्वयं को हिंदू मानते हैं या नहीं मानते, बहुत से लोग स्वयं को बौद्ध बताने लगते हैं इन बातों को लेकर। कल भी जंतर मंतर पर शाम को कुछ लोग ऐसे ही एकत्रित हुए थे और वो कहीं ना कहीं सनातन का मजाक उड़ाते नजर आ रहे, पहले भी मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपने देखा ही होगा पीछे संजय निषाद ने किस प्रकार कहा था राम जी को, ये तो अभी 3-4 दिन पुरानी ही बात है। संजय निषाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के अध्यक्ष, उन्होंने भी कहा था, राम जी को कहा था कि वो दशरथ के पुत्र नहीं, श्रृंगी ऋषि के पुत्र उन्होंने बता दिया था। उस समय पता नहीं इन हिंदुओं का खून कहां से आया, कैसे पानी हो जाता, सवाल ये। और जिस प्रकार सनातन को अभी भी कोई यज्ञोपवीत का मजाक उड़ाते हैं, दुर्गा का मजाक उड़ाते हैं, कल ही ये सब कुछ वहां पर हुआ, तब कोई सामने नहीं, तब कोई किसी बात की प्रतिक्रिया नहीं देता। और यही हमने कहा कि सिर्फ हिंदू एक रहे, हिंदू एकता में सेंध ना लग जाए, इसके कारण आप सनातन का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं। मैं तो ये कहूंगा जब किसी को ये चीज जमे या ना जमे। और एक और चीज है कि जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं मंडाविया साहब, वो उन्होंने अब ये कहा है, घोषणा करी है, कोविड टीका जो लोग लगवा चुके हैं उन परिवार वालों के घर पे स्टिकर लगेगा। शायद ये भी देखिए, मैं एक चीज जरूर कहूंगा, मैंने पहले भी चर्चा की है, तो हालांकि वो लखनऊ के दौरे पर थे, वो टीका लगवाने वाले से, हालांकि उन्होंने टीका लगवाने की अपील की, लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन अनेकों प्रदेशों के अंदर अब लोग इस प्रकार के आदेश जारी कर रहे हैं कि नहीं, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आपको वहां प्रवेश नहीं मिलेगा अगर आपने कोविड का टीका नहीं लगवाया। भैया सीधी सी बात है, कोविड का टीका लगवाना चाहिए, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी को करें। अभी तक तो रामदेव ने नहीं लगवाया, कहिए ना अपने सबसे बड़े सहयोगी से, रामदेव से, उसके सारे के सारे जो भी उसकी छूटम बंद कीजिए ना रामदेव की, भाई पहले लगवाओ ना टीका।
अभी कितने लोगों को टीका लगा है? अभी रिसर्च पर रिसर्च बाकी है, नई बहुत सारी चीजें आ रही, तो आराम से मेरे ख्याल से इस प्रकार का जो दबाव बनाया जाता है वो गलत है। और इसका हम सबको, चाहे हम टीका लगवा चुके हैं वो भी और जिन्होंने नहीं लगवाया है वो भी, सबको इस चीज का विरोध करना चाहिए। चलिए अब उससे आगे एक और मैं जानकारी, एक और सच सामने आया जंतर मंतर पर। हालांकि हम पहले खुद बता दें कि एसएससी के जो बच्चे हैं, जो परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम पास किए हुए हैं, वो अपने अपॉइंटमेंट को लेकर आज भी जंतर मंतर भारी तादाद के अंदर जमे हुए थे। सुबह से और शाम लगभग 5 बजे तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहता है दैनिक रूप से। अब वहां पर एक और राजनीतिक दल चलाते हैं, नाम है इनका बम बम बाबा, लेकिन वो अपने राजनीतिक दल के माध्यम से पहुंचे एक महिला को लेकर। इन महिला को जमीन मिली थी जो इंदिरा गांधी के समय में, जो 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत दिल्ली में दलितों को, अब उस समय हरिजन कहा जाता था, तो उनको जो जमीनें दी गई थी और दिल्ली के जैसे रोहिणी या उसके आसपास के क्षेत्र में और भी जगहों पर दी गई, वहां पर ऐसी कुछ शिकायतें आई कि अनेकों लोगों ने कब्जे कर लिए। और आप समझ सकते हैं कि कब्जे बिना शासन प्रशासन की मिली भगत के तो होते नहीं। यद्यपि कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, कुछ लोगों ने बेची भी है, लेकिन बार बार फिर वो वहां पर जाते हैं, तंग करते हैं, क्योंकि ये जमीनें कानूनन बेची नहीं जा सकती, ये भी एक सत्य है। पर चलिए, ये बम बम महाराज आए और उन्होंने क्या टिप्पणी की मीडिया के सामने या मीडिया से मुखातिब होते हुए, वो भी सुने। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश में नाम का कहने के लिए कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन सरजमी पर जब देखते हैं तो बिल्कुल उलट है। शाहरुख खान के लिए, आर्यन खान के लिए कानून अलग है। ड्रग्स के केस में जो सालों साल जमानत नहीं मिल सकता था, वो 26 दिन में जेल से बाहर आ गया। और बहुत सारे आदमी हैं जिसको जमानत मिल जाना चाहिए थी, वो सड़ रहा है जेल में। ऐसे ही अटल जनशक्ति पार्टी के कार्यालय में दयावती नाम का एक लेडीज़, दयावती पत्नी संतोष, किशन कॉलोनी निवासी, और इनको एक 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत इनके ससुर तोलाराम को प्लाट आवंटित किया गया था। उस प्लाट में दयावती के साथ कुछ लोगों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया। चूँकि ये अनपढ़ है, अंगूठा टेक है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो उसको समझवा दिखा के उलट पुलट बोलकर कुछ लोगों ने इनके साथ धोखाधड़ी किया। उस धोखाधड़ी की शिकायत दयावती ने कई बार थाना साहबा डेरी को किया, डीसीपी को किया, एलजी को किया, और कई बार 100 नंबर कॉल भी किया है। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी साहबा डेरी थाना में ऑन रिकॉर्ड में डीडी नंबर में दर्ज है। इसके बाद डीसीपी कार्यालय में भी डीडी नंबर में दर्ज है, जो ऑन रिकॉर्ड में है। बावजूद दयावती के एप्लीकेशन पर आज तक थाना साहबा डेरी ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया, बल्कि एक मोहनलाल दिनौना नाम का आदमी है। ये मोहनलाल दिनौना नाम का आदमी है। आईडी नहीं तो दिनौना पुत्र स्वर्गीय किशनलाल दिनौना, इधर ऊपर इसके शिकायत के आधार पर एफआईआर नंबर 463/2021 पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया। इस औरत ने, दयावती ने कई कंप्लेंट दिया, कई बार 100 नंबर कॉल किया, लेकिन उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। लेकिन मोहनलाल दिनौना के एक शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो गया और उस एफआईआर पर कार्रवाई भी हो गया। और उसमें अगर जमानत लेने के लिए दयावती कोर्ट गई तो जमानत रिजेक्ट कर दिया। मैं कोर्ट से पूछता हूँ, उस प्रशासन से पूछता हूँ, अटल जनशक्ति पार्टी इसीलिए इस पत्र के द्वारा भारत के राष्ट्रपति से लेकर बाकी सभी लोगों को ये पत्र दिया है और ये पूछा है, जो जवाब दीजिए, संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत समानता कहाँ है? समानता सिर्फ होना नहीं चाहिए कागज में,
दिखना चाहिए, जमीन पे जनता के बीच में दिखनी चाहिए, जो नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आज मैं आप लोगों के बीच में इस पीड़ित महिला को लेकर, जिसके साथ कुछ लोगों ने मिलकर, जिसमें मोहनलाल दिनोना भी शामिल है, फरेब किया है, इनको 20 सूत्री कार्यक्रम में ज़मीन अलॉट हुआ है। उस ज़मीन को हड़पने के लिए कई प्रकार के, कई तरीके से, कई नुस्खे से फ्रॉडिंग किया है। मैं सरकार से आप लोगों के द्वारा मांग करना चाहता हूं, और इस पत्र में भी मैंने मांग किया है, जो आप इस केस में FIR नंबर 463/21 थाना साहबा टेरी, डिस्ट्रिक्ट बाहरी दिल्ली नॉर्थ में जो ये दर्ज हुआ है, इस पर सरकार SIT गठित करे, उच्च स्तरीय जांच करे। अगर इनके खिलाफ FIR सही है तो इनके खिलाफ कार्रवाई जायज़ है। अगर FIR गलत है, रिकॉर्ड के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, तो इस FIR को डिसॉल्व करे, डिसमिस करे, रद्द करे, और इनके जो शिकायत दी गई है उन शिकायत के आधार पर कार्रवाई करे। और जो IO प्रवीण बुंकर नाम के हैं, जो गलत कर रहा है और जो मिलीभगत है, इन सब के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई तत्काल हो और इन्हें इंसाफ मिले। और साथ साथ ये जो पीड़ित महिला है, इनका भी पक्ष देख लें। हालांकि ये कुछ बहुत ज्यादा बोल नहीं सकती है, मुझे लगता है ज्यादा पढ़ी लिखी शायद नहीं है, तो इसलिए बात को कुछ बेहतर तरीके से नहीं कह पाई, लेकिन फिर भी इनका छोटा सा पक्ष इनका भी सुन लिया जाए। हमारी दादा लाई जमीन थी, मेरे ससुर ने, मेरे आदमी ने, मेरे जेठ ने कहीं सहन नहीं करे, हमने किसी को नहीं देखी। 8 साल से उस पर कंप्लेन करती आ रही हूँ। जब भी खड़े होते हो कोई जब भी कंप्लेन करती हूँ, जब भी दीवार भी ढाती हूँ, जब भी जाती हूँ आज के, और मेरे को सब भगा देते हैं आज के, चमारी हमारी। तो कहीं FIR हुई उसके लिए? सब जगह मैंने FIR नहीं करी थी, मैंने कंप्लेन दी थी। कंप्लेंट की तो उस पर कार्रवाई हुई? मेरी कंप्लेन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोहनलाल दिनोना ने पिछले लॉकडाउन पे मेरी कंप्लेन कर दी कि वो बदमाशन को लेकर आती है, तो मेरे को पुलिस वाले ने बुला के और मेरे बयान ले लिए। उनकी कंप्लेन पे मेरी कंप्लेन पे कोई बयान नहीं लेते किसी को। क्या उस जमीन के कागज है आपके पास? हाँ, सब कागज है सर। ठीक। एक बात मैं और आपको सूचित करता चलूं कि वो जो एक फिल्म अभिनेत्री जो चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ विवादास्पद और इस बार तो बहुत ज्यादा बकवास किस्म का उसने जो बयान जारी किया, मैं जानबूझकर उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जो भी आजादी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि 1947 में तो भीख थी, असली देश तो 1947 में आजाद हुआ। अब समझ नहीं आता, अगर सॉरी 2014 में आजाद हुआ। अगर 2014 में देश आजाद हुआ तो इस समय देश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा के अनुसार अमृत महोत्सव 75वां वर्ष किस बात का मना रहा है, इनसे पूछा है। लेकिन खैर मुझे लगता है उनकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ने लगी। अनेकों लोग उनके विरुद्ध केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, पद्मश्री अवार्ड उनका वापस लेने की मांग की जा रही है, और राजस्थान के उदयपुर, चूरू और जोधपुर में तो मामला दर्ज हो गया है। और लगता है कुछ और संगठन कल भी जो हमारे पास इस समय जानकारी आ रही है उसके अनुसार आजाद हिंद सेना नाम का संगठन भी कल इसके विरुद्ध प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंप सकता है। बाकी देखते हैं। अब मौसम में बदल रहा है तो थोड़े कपड़े सावधानी पूर्वक पहने, अब बिल्कुल हवाबाजी मना रहे हैं, और मास्क मैं फिर कहूंगा यहाँ नाक के ऊपर से और यहाँ नाक और मुंह दोनों चीजें अच्छी तरीके से ढकी होनी चाहिए। इस प्रकार मास्क पहने, रहें स्वस्थ और स्वीकार करें एक बार फिर से नमस्कार इंडिया का। नमस्कार।